न्यूज, सच जरूरी है। दर्शकों नमस्कार, मैं हूं श्रद्धा तिवारी और आप देख रहे हैं MNH न्यूज टीवी। तो स्वागत है आपका देश की खबरों की ओर। एक नजर आज की हेडलाइंस की ओर। राहुल गांधी और खड़गे ने पीएम मोदी को लिखा पत्र, व्यापारियों को अब संगठित होकर काम करना होगा। सीएम देवेंद्र फडणवीस ने राजकोट में छत्रपति शिवाजी महाराज प्रतिमा का किया अनावरण। कश्मीर को अंतर्राष्ट्रीय मुद्दा बनाने में पाकिस्तान कामयाब। खबरें विस्तार से। राहुल गांधी और खड़गे ने पीएम मोदी को लिखा पत्र। भारत और पाकिस्तान के बीच जारी संघर्ष के खत्म होने और सीज फायर के ऐलान के बाद कांग्रेस अब मोदी सरकार पर हमलावर हो गई। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी और कांग्रेस प्रमुख मल्लिकार्जुन खड़गे ने संसद के विशेष सत्र के लिए पीएम मोदी को पत्र लिखा है। इससे पहले जयराम रमेश और सचिन पायलट ने भी कश्मीर के मसले में अमेरिका के हस्तक्षेप पर आश्चर्य जताया। पायलट ने कहा है कि कांग्रेस की मांग है कि संसद का विशेष सत्र बुलाना चाहिए, साथ ही पीएम मोदी की अगुवाई में सर्वदलीय बैठक भी बुलाना चाहिए। दिल्ली में कांग्रेस नेता सचिन पायलट ने सीज फायर को लेकर पीसी करते हुए कहा है कि सबसे पहले पिछले कुछ दिनों में जिन भारतीय नागरिकों की खासकर सरहद पर मौत हुई है, उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। भारतीय सेनाओं का फौज के पराक्रम और उनके शौर्य की सलाम करता हूं। भारतीय सेना ने इस संघर्ष में दिखा दिया है कि वो बेस्ट है। इस बीच लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी और कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष और राज्यसभा में विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखकर पहलगाम आतंकवादी हमले, ऑपरेशन सिंदूर और अमेरिका की ओर से सीज फायर की घोषणाओं पर चर्चा के लिए संसद का विशेष सत्र बुलाने का आह्वान किया। दोनों देशों के बीच अचानक हुए सीज फायर पर आश्चर्य जताते हुए सचिन पायलट ने कहा है कि पिछले 24 घंटे में घटनाक्रम बहुत तेजी से बदल गया। ये चौंकाने वाला है कि अमेरिका के राष्ट्रपति ने सीज फायर की घोषणा की है। उन्होंने आगे कहा है कि राष्ट्रपति ट्रंप ने सोशल मीडिया पर जो कुछ लिखा वो भी सोचना चाहिए। वो भारत पाकिस्तान के मसले का अंतर्राष्ट्रीयकरण करने की बात कर रहे हैं। सचिन पायलट ने कहा है कि कांग्रेस की मांग है कि संसद का विशेष सत्र बुलाया जाए। हमें फिर से 1994 के रिजोल्यूशन को दोहराना चाहिए। उन्होंने यह भी कहा है कि सर्वदलीय बैठक और संसद का विशेष सत्र बुलाया जाए। दोनों ही मौकों पर पीएम मोदी को मौजूद रहना चाहिए। करना चाहता हूं जिन लोगों की मौत पिछले कई दिनों में हुई है। दूसरा, मैं भारतीय सेना, भारतीय वायुसेना, थल सेना, हमारे सैनिकों का, हमारी फौज का जो पराक्रम और शौर्य है, मैं उसको सलाम करना चाहता हूं। और भारतीय सेना ने एक बार दोबारा दिखाया है कि वो दुनिया की सर्वोत्तम सेनाओं में से एक है। अ प्रोफेशनल आर्म्ड फोर्सेस दैट इज सेकंड टू नन. The valor, the bravery and the professionalism of the Indian Armed Forces is unprecedented and second to none. पिछले 24 घंटों का जो घटनाक्रम है बहुत तेजी से बदला है और हम सबको बड़ा आश्चर्य हुआ जब सीज फायर की जो घोषणा है वो अमेरिकी राष्ट्रपति ने करी। ये शायद पहली बार हुआ है कि इस प्रकार की सीज फायर की घोषणा सोशल मीडिया के माध्यम से अमेरिका के राष्ट्रपति करते हैं। और जो उन्होंने अपने सोशल पोस्ट पर लिखा है उस पर भी हमको ध्यान देना चाहिए। भारत और पाकिस्तान के बीच जो मसला है उसका अंतर्राष्ट्रीयकरण करने का जो एक ये नया कदम हम लोगों ने देखा है, ये बहुत आश्चर्यजनक है। और कांग्रेस पार्टी बहुत लंबे समय से इस मांग को करती आई है कि हम लोगों को पार्लियामेंट का एक विशेष सत्र बुलाना चाहिए। आप सबको याद होगा 1994 में कांग्रेस की सरकार में सर्वसम्मति से एक प्रस्ताव पारित किया था जहां पर पीओके को वापस लेने की सहमति संपूर्ण संसद के सभी सदस्यों ने एक स्वर में ली थी। 1994 का जो रेजोल्यूशन है, समय आ गया कि उसको हमें दोबारा दोहराना चाहिए और इस पूरे प्रकरण में पहलगांव के आतंकी हमले के बाद
देश में शायद पहली बार अनप्रेसिडेंटेड और एक तरफा समर्थन भारत सरकार को सब पक्षों से मिला। सभी दल, सभी विचारधारा, 140 करोड़ लोग भारत सरकार के साथ खड़े रहे और हमने साफ कहा था कि पहलगाम में जो आक्रमण हुआ है वो भारत की आत्मा पे आक्रमण है और इसका मुंहतोड़ जवाब देना अति आवश्यक है। सेना ने जो कदम उठाए उस पर हम सबको बड़ा गर्व है और जो आतंकी इलाकों पर, ठिकानों पर जो अटैक करा उसका हम सबको बहुत संतुष्टि इस बात की है कि हमारी भारत की सेना उस काम को कर पाई। लेकिन अनवेवरिंग, अनप्रेसिडेंटेड सपोर्ट जो भारत सरकार को दिया, मैं समझता हूं कि हमारी जो मांग है उसको सरकार को सुनना चाहिए और एक विशेष सत्र पार्लियामेंट का बुलाना चाहिए। काफी चीजें उसमें डिस्कस होनी भी चाहिए और देश एकजुट है आतंकवाद के खिलाफ और पाकिस्तान के दुस्साहस के खिलाफ, ये संदेश पूरी दुनिया में जाना चाहिए। साथियों, जब ये घोषणा मीडिया के माध्यम से, और मैं सिर्फ उन बातों को रखना चाहता हूं जो पब्लिक डोमेन में है, काफी कुछ ऐसी बातें हैं जो हम सबको जानकारी में नहीं है, लेकिन जो पब्लिक डोमेन में है उसको देखकर लगता है कि बहुत से सवाल खड़े हुए हैं। अमेरिका का 2 दिन पहले कहना कि इट इज नन ऑफ आवर बिजनेस, उसके बाद सेक्रेटरी ऑफ स्टेट, वाइस प्रेसिडेंट, यूएस प्रेसिडेंट सबसे पहले घोषणा करते हैं कि सीजफायर हो रहा है, उसके बाद पाकिस्तान और भारत भी सीजफायर का ऐलान करते हैं। ये जो मीडिएशन है इसको क्या भारत सरकार ने एक्सेप्ट किया है? अगली खबर, व्यापारियों को अब संगठित होकर काम करना होगा। राष्ट्रीय अध्यक्ष बीसी भारतीय, व्यापारियों को स्वदेशी वस्तुओं को प्राथमिकता देनी चाहिए। बीसी भारतीय, तुर्की और मलेशिया का देशवासियों को बहिष्कार करना चाहिए, ऐसी अपील बीसी भारतीय की अपील है। राष्ट्रीय अध्यक्ष बीसी भारतीय, व्यापारियों को स्वदेशी वस्तुओं को प्राथमिकता देनी चाहिए। बीसी भारतीय, तुर्की और मलेशिया का देशवासियों को बहिष्कार करना चाहिए, ऐसी अपील बीसी भारतीय की अपील है। राष्ट्रीय अध्यक्ष बीसी भारतीय, व्यापारियों को स्वदेशी वस्तुओं को प्राथमिकता देनी चाहिए। बीसी भारतीय, तुर्की और मलेशिया का देशवासियों को बहिष्कार करना चाहिए, ऐसी अपील बीसी भारतीय की अपील है। सर, कल एक कैट द्वारा कार्यक्रम आयोजित हुआ अमरावती में, उसकी क्या जानकारी है और किस तरह का कार्यक्रम था, क्या कौन को रहा? देखिए, व्यापारियों का मजबूत संगठन समय की आवश्यकता है और जिस तरीके से बड़ी कंपनियां, विदेशी कंपनियां हमारे देश की अर्थव्यवस्था के ऊपर कब्जा करने के लिए पूरा कार्य कर रही है, तो अगर व्यापारी संगठित होकर और व्यापार को कैसे नए तरीके से करना नहीं सीखेगा तो धीरे धीरे हम सब बाहर हो जाएंगे, विदेशी कंपनियों का दबदबा हो जाएगा। अभी क्विक कॉमर्स भी आ गया और ब्लिंकिट आ गया, ये तो हर गली में इन्होंने अपने वेयरहाउस कर लिए। इससे हमारे सामने बहुत बड़ी चुनौती है। तो विदर्भ के हर जिले से कल व्यापारी अमरावती में जमा हुए और यही तय हुआ कि हमें अब नए प्रारूप में उपभोक्ता को जो चाहिए उसको ध्यान में रखते हुए और स्वदेशी की बात को करना और स्वदेशी को आगे बढ़ाना, ब्रांडेड माल से हटकर स्थानीय लोगों का माल खरीदना, ताकि हमारा देश का पैसा, हमारे शहर का पैसा हमारे शहर में ही रहे, इस बात को ध्यान में रखते हुए सब व्यापारी चांदनी चौक दिल्ली के सांसद प्रवीण खंडेलवाल जी के नेतृत्व में कल जमा हुए और उन्होंने वहां पर अपनी अपनी बातें रखी। इतना आवश्यक हो गया भतिया जी, क्योंकि ऐसी परिस्थिति में, क्योंकि भारत के तरफ सबका हर राष्ट्र का दृष्टिकोण है कि सबसे बड़ी व्यापार मंडी है, ऐसे में हम स्वदेशी पर जोर दे रहे हैं और जो हालात है फिलहाल के, क्योंकि हम चाइना से बहुत ज्यादा एक्सपोर्ट करते हैं या फिर अन्य राष्ट्रों पर निर्भर रहते हैं, ऐसे हालात में भारत की आत्मनिर्भरता बढ़ाने के लिए आप स्वदेशी पर जोर दे रहे हैं, कितना आवश्यक है? अभी आप देखिए, ट्रंप राष्ट्रपति बने तो अपने देश के माल को प्रमोट करने के लिए
उन्होंने टैरिफ लगा दिए, बहुत हाई टैरिफ लगा दिए। उन्होंने चिंता नहीं की, क्योंकि उद्देश्य था मेरे देश के व्यापार और व्यापारी को आगे बढ़ाना। इसी चीज को ध्यान में रखते हुए, क्योंकि ये विश्व की सबसे बड़ी बाजार पेट है, हमें जरूरी है कि हमारे लोगों को आगे लाना। आप देखें, रोजगार का सबसे बड़ा अवसर स्वरोजगार है, जो ये खुदरा व्यापार के माध्यम से होता है। इसीलिए जरूरी है कि हमें स्वदेशी ही खरीदना है, ब्रांडेड माल नहीं खरीदना, बड़ी कंपनी का माल नहीं खरीदना। हम पैसा माल के लिए देते हैं, हम पैसा ब्रांड के लिए नहीं देते, हम पैसा एडवर्टाइजमेंट के लिए नहीं देते। तो स्थानीय लोगों को हम जितना मजबूत करेंगे, तो जो आदरणीय प्रधानमंत्री जी का है नारा कि विश्व की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था हमको बनना है, तो तभी बन सकती है जब हम स्थानीय माल खरीदेंगे और स्थानीय व्यापारियों को हम आगे लाएंगे। वर्तमान परिस्थिति में आपने कैट ने या फिर देश के व्यापारियों ने निर्णय लिया था कि पाकिस्तान के साथ कोई भी व्यापार संबंध नहीं है। हालांकि अभी सीज फायर युद्ध विराम हो गया है, व्यापारियों की अब की रणनीति क्या रहेगी? नहीं, अभी भी हम लोग बहुत स्पष्ट हैं कि इनसे हमने व्यापार नहीं करना। देखिए, जिसकी जो जात रहती है ना, वो उससे बदल नहीं सकता। जो कहावत है अपने यहाँ कि चोर चोरी से जाए, हेरा फेरी से न जाए। ये जो मुल्क है, ये मुल्क के वासी जो हैं, ये लोग रिलायबल नहीं है। तो अब इनके साथ व्यवहार करना, यानी आने वाले समय के लिए इनको मजबूत करना, और फिर ये हमारे ऊपर अटैक करेंगे, ये मानने वाले नहीं है। तो इनको काट के फेंकना ही जरूरी है। इसलिए व्यापारी बहुत सतर्क है और इनसे दूरी बना के चल रहा है। मतलब व्यापार टोटली पूरी तरह से बंद कर दिया आपने सारी चीजों को? अभी तो बंद है। अभी कहीं भी निर्णय नहीं हुआ कि ये व्यापार को कैसे शुरू किया जाए, कितने पैमाने पे शुरू किया जाए, क्योंकि हम उनको आर्थिक दृष्टि से बिल्कुल भी मजबूत करने नहीं देंगे। ये बात स्पष्ट है। हालातों के मद्देनजर किस तरह का व्यापार में लॉस हुआ है, क्या आप जानकारी देंगी? क्योंकि पिछले कुछ दिनों में काफी तनावपूर्ण हुआ है। और देखिए, लॉस का कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि हमारा देश इतना बड़ा बाजार है। तो एक छोटा सा व्यवहार हम नहीं किए हमने, तो उससे कोई हमारा बहुत बड़ा लॉस होगा ऐसा नहीं है। लॉस उनका ही हो रहा है, और कई बार बड़ी चीज हासिल करने के लिए ऐसी छोटी छोटी कुर्बानियां देनी होती है। खुदरा व्यापार से आप आते हैं, लेकिन कुछ ट्रेवल्स कंपनियों ने भी अभी कुछ पत्रक जारी किए हैं कि पाकिस्तान समर्थित जो राष्ट्र है, जैसे तुर्की हो गया, फैजानाबाद हो गया, और अन्य अभी जो राष्ट्र है जो पाकिस्तान को समर्थित करते हैं, उनके साथ में वहां की ट्रेवलिंग बुकिंग ना ले और बाकी की चीज ना ले। क्या आने वाले दिनों में आप भी कैट के द्वारा वो जो राष्ट्र है जो पाकिस्तान को समर्थित करते हैं, तो ऐसा कुछ निर्णय लिया जा सकता है कि उनके साथ भी व्यवहार ना किया जाए? हम लोग हमारी हर सभाओं में, हर जगह लोगों को समझाते हैं कि मेरा देश इतना बड़ा है और मेरे देश में सब कुछ है। जहाँ रेगिस्तान है तो वहाँ हिमालय में बर्फ से ढके पहाड़ी भी है। अगर एक तरफ समुद्र है गहराइयों वाला, तो मेरे पास जंगल है, धर्म स्थल है, पर्यटन की सारी चीज मेरे यहाँ है। विदेश से लोग मेरे यहाँ आ रहे, तो मेरे लोग बाहर क्यों जा रहे? ये सब पब्लिसिटी और प्रोपेगेंडा है। हमने कल भी कहा कि टर्की को सबसे पहले कोविड में इंजेक्शन देने वाला भारत, और भारत के विरुद्ध जब पाकिस्तान खड़ा हुआ तो टर्की पहला देश था विश्व का जिसने उसको हथियार दिए। तो दुश्मन का दोस्त भी दुश्मन होता है, यह सबको समझना जरूरी है। तो हमने मलेशिया हो गया, अफगानिस्तान हो गया, तुर्की हो गया, ये सारी चीजों को हमने टोटल बहिष्कार करना चाहिए। जैसे कि अगली खबर, सीएम देवेंद्र फडणवीस ने राजकोट में छत्रपति शिवाजी महाराज प्रतिमा का किया अनावरण। सीएम फडणवीस ने कोकण के मालवण स्थित राजकोट में छत्रपति शिवाजी महाराज की भव्य प्रतिमा का अनावरण किया। राजकोट में मूर्ति गिरने की दुर्भाग्यपूर्ण घटना का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा है कि तत्कालीन मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे और
अजित दादा ने उसी स्थान पर मूर्ति को पुनः स्थापित करने का निर्णय लिया था। सीएम ने मूर्ति का विशेषताओं के बारे में जानकारी दी। मुख्यमंत्री ने कहा है कि मूर्तिकार सुतार ने बहुत सुंदर प्रतिमा बनाई है। कोकण में विभिन्न प्रकार के चक्रवात आते हैं, तूफान आते हैं, इन सब का अध्ययन करके इसे बनाया गया। यदि तेज हवा या तूफान भी आए तो भी प्रतिमा खड़ी रहेगी। यह प्रतिमा लगभग 91 फीट ऊंची है। इसका आधा 10 फुट ऊंचा है। उन्होंने कहा है कि यह देश में महाराज की सबसे ऊंची प्रतिमा है। मुख्यमंत्री ने कहा है कि नीतीश राणे ने आसपास के जमीन मालिकों से इस मामले पर चर्चा की है। इस मौके पर उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, पूर्व मंत्री नारायण राणे, नीतीश राणे, शिवेंद्र राजे भोसले समेत कई गणमान्य लोग मौजूद थे। इस बार महायुति के पिछले 2.5 वर्षों के कार्यकाल के दौरान कोकण को अधिक महत्व दिया गया था। सीएम फडणवीस ने कोकण के मालवण स्थित राजकोट में छत्रपति शिवाजी महाराज की भव्य प्रतिमा का अनावरण किया। राजकोट में मूर्ति गिरने की दुर्भाग्यपूर्ण घटना का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा है कि तत्कालीन मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे और अजित दादा ने उसी स्थान पर मूर्ति को पुनः स्थापित करने का निर्णय लिया था। सीएम ने मूर्ति का विशेषताओं के बारे में जानकारी दी। मुख्यमंत्री ने कहा है कि मूर्तिकार सुतार ने बहुत सुंदर प्रतिमा बनाई है। कोकण में विभिन्न प्रकार के चक्रवात आते हैं, तूफान आते हैं, इन सब का अध्ययन करके इसे बनाया गया। यदि तेज हवा या तूफान भी आए तो भी प्रतिमा खड़ी रहेगी। यह प्रतिमा लगभग 91 फीट ऊंची है। इसका आधा 10 फुट ऊंचा है। उन्होंने कहा है कि यह देश में महाराज की सबसे ऊंची प्रतिमा है। मुख्यमंत्री ने कहा है कि नीतीश राणे ने आसपास के जमीन मालिकों से इस मामले पर चर्चा की है। इस मौके पर उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, पूर्व मंत्री नारायण राणे, नीतीश राणे, शिवेंद्र राजे भोसले समेत कई गणमान्य लोग मौजूद थे। इस बार महायुति के पिछले 2.5 वर्षों के कार्यकाल के दौरान कोकण को अधिक महत्व दिया गया था। सीएम फडणवीस ने कोकण के मालवण स्थित राजकोट में छत्रपति शिवाजी महाराज की भव्य प्रतिमा का अनावरण किया। राजकोट में मूर्ति गिरने की दुर्भाग्यपूर्ण घटना का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा है कि तत्कालीन मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे और अजित दादा ने उसी स्थान पर मूर्ति को पुनः स्थापित करने का निर्णय लिया था। सीएम ने मूर्ति का विशेषताओं के बारे में जानकारी दी। मुख्यमंत्री ने कहा है कि मूर्तिकार सुतार ने बहुत सुंदर प्रतिमा बनाई है। कोकण में विभिन्न प्रकार के चक्रवात आते हैं, तूफान आते हैं, इन सब का अध्ययन करके इसे बनाया गया। यदि तेज हवा या तूफान भी आए तो भी प्रतिमा खड़ी रहेगी। यह प्रतिमा लगभग 91 फीट ऊंची है। इसका आधा 10 फुट ऊंचा है। उन्होंने कहा है कि यह देश में महाराज की सबसे ऊंची प्रतिमा है। मुख्यमंत्री ने कहा है कि नीतीश राणे ने आसपास के जमीन मालिकों से इस मामले पर चर्चा की है। इस मौके पर उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, पूर्व मंत्री नारायण राणे, नीतीश राणे, शिवेंद्र राजे भोसले समेत कई गणमान्य लोग मौजूद थे। इस बार महायुति के पिछले 2.5 वर्षों के कार्यकाल के दौरान कोकण को अधिक महत्व दिया गया था। अगली खबर, कश्मीर को अंतर्राष्ट्रीय मुद्दा बनाने में पाकिस्तान कामयाब। जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद पर्यटन को बड़ा झटका लगा है। इसको लेकर सीएम उमर अब्दुल्ला ने भी चिंता जाहिर की है। उन्होंने कहा है कि सालों की मेहनत एक हमले में खराब कर दी। जो तैयारी हमने कई सालों में की थी वो सब चौपट हो गई है। सीएम ने चिंता जाहिर करते हुए कहा है कि पाकिस्तान एक बार फिर कश्मीर को अंतर्राष्ट्रीय मुद्दा बनाने की कोशिश की है। सीएम अब्दुल्ला ने कहा है कि पहलगाम हमला ऐसे समय में हुआ जब कश्मीर के पर्यटन उद्योग ने सालों बाद रफ्तार पकड़ी थी, लेकिन अब सब कुछ पहले की तरह ही फिर से ठहर गया है। उन्होंने कहा है कि अब इस समय हम एक ऐसे मोड़ पर आ गए हैं जिसके बारे में हमने कभी नहीं सोचा था कि फिर लौटेंगे। यहाँ फिर से खून खराबा है, पीड़ा है, उथल पुथल है, सब कुछ बदल गया, लेकिन कुछ भी नहीं बदला। उमर अब्दुल्ला ने कहा है कि हर साल इस समय पूरी कश्मीर घाटी पर्यटकों से भरी रहती थी। इसके कारण हमारी अर्थव्यवस्था और लोगों का जीवन आसान होता था। उन्होंने कहा है कि अगर ये पहलगाम का हमला ना होता तो बच्चे स्कूलों में होते, एयरपोर्ट पर हर दिन 50-60 फ्लाइट्स उतरती, घाटी खाली और वीरान न रहती। एक हमले के बाद से ही स्कूल बंद है, हवाई अड्डा और एयर स्पेस दोनों ही बंद है। बता दें कि बीते दिन अमेरिकी राष्ट्रपति ने सीज़फायर पर दोनों देशों को बधाई दी थी। इसके साथ ही कहा था कि अमेरिका पूरी कोशिश करेगा कि सालों चले आ रहे कश्मीर मुद्दे का कोई हल निकाला जा सके। जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद पर्यटन को बड़ा झटका लगा है। इसको लेकर सीएम उमर अब्दुल्ला ने भी चिंता जाहिर की है। उन्होंने कहा है कि सालों की मेहनत एक हमले में खराब कर दी।
जो तैयारी हमने कई सालों में की थी वो सब चौपट हो गई है। सीएम ने चिंता जाहिर करते हुए कहा है कि पाकिस्तान एक बार फिर कश्मीर को अंतर्राष्ट्रीय मुद्दा बनाने की कोशिश की है। सीएम अब्दुल्ला ने कहा है कि पहलगाम हमला ऐसे समय में हुआ जब कश्मीर के पर्यटन उद्योग ने सालों बाद रफ्तार पकड़ी थी, लेकिन अब सब कुछ पहले की तरह ही फिर से ठहर गया है। उन्होंने कहा है कि अब इस समय हम एक ऐसे मोड़ पर आ गए हैं जिसके बारे में हमने कभी नहीं सोचा था कि फिर लौटेंगे। यहाँ फिर से खून खराबा है, पीड़ा है, उथल पुथल है, सब कुछ बदल गया है, लेकिन कुछ भी नहीं बदला। उमर अब्दुल्ला ने कहा है कि हर साल इस समय पूरी कश्मीर घाटी पर्यटकों से भरी रहती थी। इसके कारण हमारी अर्थव्यवस्था और लोगों का जीवन आसान होता था। उन्होंने कहा है कि अगर ये पहलगाम का हमला ना होता तो बच्चे स्कूलों में होते, एयरपोर्ट पर हर दिन 50-60 फ्लाइट्स उतरती, घाटी खाली और वीरान ना रहती। एक हमले के बाद से ही स्कूल बंद है, हवाई अड्डा और एयर स्पेस दोनों ही बंद है। बता दें कि बीते दिन अमेरिकी राष्ट्रपति ने सीज़फायर पर दोनों देशों को बधाई दी थी। इसके साथ ही कहा था कि अमेरिका पूरी कोशिश करेगा कि सालों चले आ रहे कश्मीर मुद्दे का कोई हल निकाला जा सके। जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद पर्यटन को बड़ा झटका लगा है। इसको लेकर सीएम उमर अब्दुल्ला ने भी चिंता जाहिर की है। उन्होंने कहा है कि सालों की मेहनत एक हमले में खराब कर दी। जो तैयारी हमने कई सालों में की थी वो सब चौपट हो गई है। सीएम ने चिंता जाहिर करते हुए कहा है कि पाकिस्तान एक बार फिर कश्मीर को अंतर्राष्ट्रीय मुद्दा बनाने की कोशिश की है। सीएम अब्दुल्ला ने कहा है कि पहलगाम हमला ऐसे समय में हुआ जब कश्मीर के पर्यटन उद्योग ने सालों बाद रफ्तार पकड़ी थी, लेकिन अब सब कुछ पहले की तरह ही फिर से ठहर गया है। उन्होंने कहा है कि अब इस समय हम एक ऐसे मोड़ पर आ गए हैं जिसके बारे में हमने कभी नहीं सोचा था कि फिर लौटेंगे। यहाँ फिर से खून खराबा है, पीड़ा है, उथल पुथल है, सब कुछ बदल गया है, लेकिन कुछ भी नहीं बदला। उमर अब्दुल्ला ने कहा है कि हर साल इस समय पूरी कश्मीर घाटी पर्यटकों से भरी रहती थी। इसके कारण हमारी अर्थव्यवस्था और लोगों का जीवन आसान होता था। उन्होंने कहा है कि अगर ये पहलगाम का हमला ना होता तो बच्चे स्कूलों में होते, एयरपोर्ट पर हर दिन 50-60 फ्लाइट्स उतरती, घाटी खाली और वीरान ना रहती। एक हमले के बाद से ही स्कूल बंद है, हवाई अड्डा और एयर स्पेस दोनों ही बंद है। बता दें कि बीते दिन अमेरिकी राष्ट्रपति ने सीज़फायर पर दोनों देशों को बधाई दी थी। इसके साथ ही कहा था कि अमेरिका पूरी कोशिश करेगा कि सालों चले आ रहे कश्मीर मुद्दे का कोई हल निकाला जा सके। अगली खबर, सलाल बांधों के गेट खोले, पाक की ओर चिनाब का प्रवाह बढ़ा। पाकिस्तान के साथ तनाव के बीच भारत ने रविवार को जम्मू क्षेत्र के रामबन में बगलिहार बांध और रियासी में सलाल बांध के गेट खोल दिए हैं, जिससे पाकिस्तान की ओर चिनाब का प्रवाह बढ़ गया। यह कार्रवाई तब की गई जब दिन में हुई बारिश के बाद दोनों बांधों को जलाशय पूरी तरह भर गए। अखनूर में चिनाब उफान पर आ गई, जहां से नदी पाकिस्तान में प्रवेश करती है। भारत ने 22 अप्रैल को पहलगाम हमले के बाद सिंधु जल संधि को स्थगित कर दिया था, जिसके कारण दोनों देशों के बीच शत्रुता पैदा हो गई थी और युद्ध जैसी स्थिति पैदा हो गई, जिसमें कई सैनिकों और नागरिकों की जान चली गई। सूत्रों ने कहा है कि बांधों के गेट केवल जलाशयों पर दबाव कम करने के लिए खोले गए थे, क्योंकि अभी तक यह स्पष्ट नहीं था कि पाकिस्तान को पानी का प्रवाह 22 अप्रैल से पहले के स्तर पर लाया जाएगा या नहीं। सूत्रों ने कहा है कि भारत और पाकिस्तान के बीच संघर्ष विराम से सिंधु जल संधि पर नई दिल्ली के रुख पर कोई असर नहीं पड़ा है। उन्होंने कहा है कि आने वाले दिनों में चीजें स्पष्ट हो जाएंगी। सरकार के सूत्रों ने शनिवार को कहा था कि सिंधु जल संधि को स्थगित करने सहित पाकिस्तान के खिलाफ भारत के दंडात्मक उपाय लागू रहेंगे। यह स्पष्टीकरण भारत और पाकिस्तान द्वारा गोलीबारी और सैन्य कार्रवाई रोकने पर सहमति बनाने के बाद आया है, जिससे उनकी सेनाओं के बीच कई दिनों से चली आ रही दुश्मनी खत्म हो गई। सूत्रों ने कहा है कि 23 अप्रैल को पाकिस्तान के खिलाफ घोषित भारत के उपाय प्रभावी रहेंगे। उन्होंने कहा है कि आतंकवाद को दंडित किए बिना नहीं छोड़ा जाएगा और आतंकवाद पर भारत का संकल्प दृढ़ है। पाकिस्तान के साथ तनाव के बीच भारत ने रविवार को जम्मू क्षेत्र के रामबन में बगलिहार बांध और रियासी में सलाल बांध के गेट खोल दिए हैं, जिससे पाकिस्तान की ओर चिनाब का प्रवाह बढ़ गया। यह कार्रवाई तब की गई जब दिन में हुई बारिश के बाद दोनों बांधों को जलाशय पूरी तरह भर गए। अखनूर में चिनाब उफान पर आ गई, जहां से नदी पाकिस्तान में प्रवेश करती है। भारत ने 22 अप्रैल को पहलगाम हमले के बाद सिंधु जल संधि को स्थगित कर दिया था, जिसके कारण दोनों देशों के बीच शत्रुता पैदा हो गई थी और युद्ध जैसी स्थिति पैदा हो गई, जिसमें कई सैनिकों और नागरिकों की जान चली गई।
सूत्रों ने कहा है कि बांधों के गेट केवल जलाशयों पर दबाव कम करने के लिए खोले गए थे, क्योंकि अभी तक यह स्पष्ट नहीं था कि पाकिस्तान को पानी का प्रवाह 22 अप्रैल से पहले के स्तर पर लाया जाएगा या नहीं। सूत्रों ने कहा है कि भारत और पाकिस्तान के बीच संघर्ष विराम से सिंधु जल संधि पर नई दिल्ली के रुख पर कोई असर नहीं पड़ा है। उन्होंने कहा है कि आने वाले दिनों में चीजें स्पष्ट हो जाएंगी। सरकार के सूत्रों ने शनिवार को कहा था कि सिंधु जल संधि को स्थगित करने सहित पाकिस्तान के खिलाफ भारत के दंडात्मक उपाय लागू रहेंगे। यह स्पष्टीकरण भारत और पाकिस्तान द्वारा गोलीबारी और सैन्य कार्रवाई रोकने पर सहमति बनाने के बाद आया है, जिससे उनकी सेनाओं के बीच कई दिनों से चली आ रही दुश्मनी खत्म हो गई। सूत्रों ने कहा है कि 23 अप्रैल को पाकिस्तान के खिलाफ घोषित भारत के उपाय प्रभावी रहेंगे। उन्होंने कहा है कि आतंकवाद को दंडित किए बिना नहीं छोड़ा जाएगा और आतंकवाद पर भारत का संकल्प दृढ़ है।
अब वक्त हो चला दर्शकों ब्रेक का। ब्रेक के बाद की खबरें मेरी सहयोगी मिनल के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें। धन्यवाद। हाय हेलो नमस्कार, मैं हूं पंकज विष्णु और आप देख रहे हैं MNS न्यूज। आप देख रहे हैं MNS न्यूज, सच